फ्री के 5 मार्क्स, लूट ले जाओ फ्री के 5 मार्क्स। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के फ्री के आज मैं आपको देने आ गया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं, कंप्लीट मैप वर्क इन वन वीडियो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट मैप वर्क। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सोशल स्टडीज का पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। इस 80 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपके मैप के होते हैं, यानी कि जो आपका सेक्शन एफ होता है वो पूरा मैप का होता है। ये 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपके हिस्ट्री का मैप का आएंगे और 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी के मैप्स के आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये मैप कौन से आने वाले हैं, आप ये भी बता दीजिए। देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो मैप पूछने वाली है वो अपनी वेबसाइट cbse.gov.in पे दे देती है, लेकिन क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं, आपको तो और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो आपके प्यारे सिद्धार्थ सर ने सारी चीजें एक वीडियो के अंदर, एक पीडीएफ के अंदर कंपाइल करके रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री से कौन कौन से मैप आने वाले हैं वो ये आपके सामने है, ज्योग्राफी से कौन कौन से आने वाले हैं उसकी लिस्ट भी आपके सामने है। तो भैया जो मैप आने वाले हैं मैंने ऑलरेडी इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सारे मैप की लिस्ट भी है जो सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने निकाला है, और साथ ही साथ सारे मैप को भी मैंने एक पीडीएफ के अंदर कंपाइल करके रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हिस्ट्री के मैप से। हिस्ट्री के मैप में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस बताइए। आप सभी को पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में घूम घूम के सेशन किया करती थी, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगे, लोगों को पता रहे कि उनकी क्या क्या एम्स है, उनके क्या क्या एजेंडाज हैं। 3 आपको सेशन मैप में प्लॉट करने को पूछे जा सकते हैं। इन तीनों को याद रखने की मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एमएनसी। एमएनसी हम लोग कहते हैं ना, और मल्टीनेशनल कंपनी, उसी तरीके से एमएनसी आपको ये 3 सेशन याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैलकाटा सेशन की। कैलकाटा सेशन जो हुआ था वो आपका सितंबर 1920 में हुआ था, और इस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास करने की डिमांड्स उठी थी। अगर हम बात करें कैलकाटा की, तो कैलकाटा वेस्ट बंगाल में आता है, और आपको ये जो पान के पत्ते जैसा शेप दिख रहा है इसकी टिप पे आपको मिल जाएगा कैलकाटा। तो कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी का बर्थडे था, तो कांग्रेस वालों ने बोला कि रहने दो यार, स्किप कर लेते हैं। बर्थडे पार्टी 2 महीने चली गई, यानी अक्टूबर भी चल गई और नवंबर भी चली गई। उसके बाद आया दिसंबर, तो कांग्रेस ने फिर दिसंबर सेशन किया, और वो जो दिसंबर सेशन था वो नागपुर में किया। आपको याद रहे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो डिमांड थी वो सबसे पहले कैलकाटा सेशन में उठी थी, और इस रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया था नागपुर सेशन के अंदर। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, यह है आपका महाराष्ट्र स्टेट, और यहां पर आपको मिल जाएगा नागपुर। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, और कहा गया था 10 साल बाद इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए टीम आएगी, और इसके लिए साइमन कमीशन लंदन से आना था। लेकिन उस साइमन कमीशन का बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने के लिए कांग्रेस ने एक सेशन किया था, जो कि हुआ था एम फॉर मद्रास में। ये जो सेशन था ये 1927 में हुआ था, और ये चेन्नई में हुआ था, जो उस टाइम पे पहले इसको मद्रास कहा जाता था। तो कांग्रेस की 3 सेशन आपको याद रखने, एक कैलकाटा सेशन विच वाज इन सितंबर 1920, उसके बाद नागपुर सेशन जो कि दिसंबर 1920, और उसके बाद मद्रास सेशन जो कि हुआ था 1927 के अंदर। ये सर 3 सेशन हमने याद कर लिए। इसके अलावा हिस्ट्री का कौन सा मैप पूछा जाएगा? इसके अलावा पूछे जाएंगे कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए थे वो सारे प्लॉट करो। आपको पता होगा जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए, तो उनको पता था कि उनके कहने पर बहुत सारे इंडियंस एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, तो उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने से पहले छोटे छोटे रीजनल सत्याग्रह किए थे। और सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण बिहार में किया था, जहां के इंडिगो प्लांटर्स की गांधी जी ने मदद करी थी। आपको यह क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ था, और यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए इंडिगो प्लांटर्स की मदद गांधी जी ने जहां करी थी वो सत्याग्रह प्लॉट करो। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जगह का नाम क्या है, और उस सत्याग्रह में गांधी जी ने किसकी मदद करी थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। चंपारण बिहार में है, यहां पर आप देख सकते हो यह है बिहार, और यहां पर मैंने चंपारण को प्लॉट कर रखा है। क्लियर हो गया। उसी साल फिर गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह किया था, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि प्लेग फैल गया था, और ब्रिटिशर्स हमारे पीजेंट्स की मदद करने की जगह उन लोगों से हैवी टैक्स वसूल रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह आपको यहां देखने को मिल जाएगा, इधर मैंने यहां प्लॉट कर रखा है, यह भी 1917 में किया गया था। याद रहे ये दोनों सत्याग्रह 1917 में किए गए थे।
फिर अगला सत्याग्रह गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में किया था। जाके कॉटन मिल वर्कर्स जो थे अपने मालिकों से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा इनह्यूमन थी, उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी और उनके जो मालिक थे उनको वो लोग हैरेस करते थे। तो इसीलिए यहां पर अहमदाबाद का अगला सत्याग्रह जो था वो गांधी जी ने 1918 में किया था। हमने अभी तक हिस्ट्री के 2 मैप कर लिए। पहला मैप मैंने आपको बताया कांग्रेस के सेशन कहां कहां हुए थे, 3 सेशन किए। दूसरा मैप मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह कहां कहां हुए थे, 3 ये हो गए। एक लास्ट आपको हिस्ट्री से मैप आएगा और वो मैप आएगा ये कि 2 प्लेसेस आपको प्लॉट करनी रहती है जिनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले आपको बताना है जलियांवाला बाग कहां हुआ था। अगर आप इंडिया का मैप ये देखें तो इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं ये है पंजाब और पंजाब का शहर है ये अमृतसर। अमृतसर में है जलियांवाला बाग। यहां पर आपको पता होगा जलियांवाला बाग कांड हुआ था जहां पर जनरल डायर ने बहुत सारे पीसफुल इंडियंस के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें 1000 से ज्यादा इंडियंस मारे गए थे। इसके अलावा दांडी मार्च कब हुई थी, आपको याद होगा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए दांडी मार्च करी थी। दांडी आपको पता था गुजरात का एक कोस्टल टाउन था। गांधी जी वहां गए और उन्होंने सबसे पहले जाके नमक बनाया समुद्र से निकाल के। तो ऑब्वियस सी बात है, समुद्र से पानी निकाला गया था नमक बनाने के लिए, तो समुद्र के तो पास तो बनना ही चाहिए। इसलिए गुजरात के यहां पर आपको दांडी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग पिछला मैप और ये वाला मैप देखें तो मैंने पिछले मैप के अंदर जहां खेड़ा को प्लॉट कर रखा था, थोड़ा सा उसको मैं लेफ्ट में लेकर आ गया और मैंने कहा यही दांडी है। खेड़ा को आप लोगों को कोस्ट के पास नहीं बनाना है, लेकिन दांडी को आपको कोस्ट के पास बनाना बहुत जरूरी है। ये 8 चीजें अगर आपने याद कर ली तो यहां से 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए। इन 8 में से ही 2 आएंगे आपके मैप हिस्ट्री के। ये मैं नहीं, ये सीबीएसई खुद कह रही है। तो अगर आपके स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि लाओ मैं इंपॉर्टेंट टिक कर लूं, ये याद कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वो खास बता नहीं रहे। सीबीएसई ने खुद ने अपनी वेबसाइट पे तुमको दे रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बचे हुए 3 नंबर के लिए, जो कि ज्योग्राफी से आने वाले हैं। भैया ज्योग्राफी के कई सारे मैप आप लोग को पढ़ने हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे। मैप्स इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैप है मेजर सॉइल टाइप्स। आपको इंडिया के फिजिकल मैप पे भी या फिर पॉलिटिकल मैप पे भी वो कह सकते हैं कि इंडिया की सारी सॉइल टाइप्स आपको लेबल करनी है। सबसे पहली आ जाती है एलुवियल सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल जो होती है वो इंडिया के इस वाले इलाके में पाई जाती है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन वाले इलाके में पाई जाती है और थोड़ी सी आसाम वाले इलाके में पाई जाती है। साथ ही साथ आपको ये यहां पर थोड़ी सी ईस्टर्न घाट के पास भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल वहां होती है जहां पे बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो होती है, नदी जब अपने साथ बहती है तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, और वो कौन सी मिट्टी बहा के लाती है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा खेती भी करी जाती है, और खेती सबसे ज्यादा करने के कारण इसी इलाके में सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं। ये हो गई हमारी एलुवियल सॉइल। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में आपको ज्यादा नहीं करना है। एक तो गुजरात का जो ये वाला इलाका है इसे सौराष्ट्र कहते हैं, और एक ये वाला जो इलाका है ये वाला इलाका, ये 2 इलाके होते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। तो आपको याद रखना है ब्लैक सॉइल जो एक तो इंडिया का डेक्कन वाला पार्ट है और गुजरात का सौराष्ट्र वाला पार्ट है। फिर आ जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल। देखिए रेड एंड येलो सॉइल, ऑब्वियस सी बात है ये सॉइल रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है, और जब रेड सॉइल के हो आप थोड़ा सा मॉइस्चर मिला देते हो तो रेड सॉइल येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आपको साउथ के इस इलाके में देखने को मिलेगी रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल को आपको लेबल करना है मेरे प्यारे बच्चों साउथ में। अगली बात आ जाती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, एल फॉर लेटराइट सॉइल, एल फॉर लीचिंग, यानी वो सॉइल जिसमें लीचिंग होती है उसे लेटराइट सॉइल कहते हैं। लेटराइट सॉइल को अपन लास्ट में करेंगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एरिड सॉइल को। देखिए एरिड सॉइल वहां पाई जाती है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी के कारण पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक रह जाता है, इसलिए एरिड सॉइल जो होती है ये सैलाइन इन नेचर होती है। बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है? सर ये तो सिंपल है, राजस्थान। तो राजस्थान का जो इलाका है यहां पे आप एरिड सॉइल लग के आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बहुत इजी है। इंडिया की जो ये वाली बॉर्डर है, ऊपर जम्मू कश्मीर से होता हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होता हुआ यहां से होता हुआ यहां तक, यानी कि हिमालय वाला जो इलाका है वहां पे आपको ये ग्रीन कलर करके आ जाना है, और ये है आपके सामने फॉरेस्ट सॉइल। मैंने आप लोग को एक सॉइल के बारे में नहीं बताया, लेटराइट सॉइल के बारे में। मैंने क्यों नहीं बताया, आइए मैं आपको इसको बताता हूं। यहां पे मैंने सारे सॉइल लिख रखे हैं, जैसा कि मैंने बताया था फॉरेस्ट सॉइल को हिमालय वाले इलाके में कर दिया है मैंने। ब्लैक सॉइल के लिए मैंने सौराष्ट्र और डेक्कन वाला इलाका कर दिया है।
उसके बाद मैंने आपको बताया था एलुवियल सॉइल जो है वो ये वाला इलाका हो जाता है और ये ईस्टर्न घाट वाला इलाका हो जाता है। एरिड सॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान वाला इलाका हो जाता है। एक सॉइल जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो लेटराइट सॉइल थी, और लेटराइट सॉइल जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर पीच कलर से हमारा लेटराइट सॉइल है, और लेटराइट सॉइल को आपको मेजर करने के लिए वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा इलाका और मेघालय वाला थोड़ा सा इलाका और थोड़ा सा इलाका ये वाला करना है बस। देखिए ये वाले मैप जो हैं इनके आने के चांसेस कम हो गए हैं आजकल। पहले बहुत पूछती थी सीबीएसई, लेकिन आजकल नहीं पूछ रही है। भगवान करे तुम्हारे एग्जाम में भी ना आए, लेकिन अगर आ गया तो सिद्धार्थ सर तुमको पूरी तरीके से भाई प्रिपेयर करके रखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी से मैप, वो है डैम्स ऑफ इंडिया। भाई ये जो मैप है ये वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से है, तो यहां पे मैंने चैप्टर के नाम भी लिख रखे हैं। देखो एक पेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, चैप्टर का नाम, क्या पूछा जाएगा, प्लॉट, सब कुछ कर रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलाल डैम की। सलाल डैम जो है ये चेनाब नदी के ऊपर है, और चेनाब नदी जम्मू कश्मीर से बहती है। तो सबसे पहले ये आ गया हमारा सलाल डैम। इसके बाद आ जाता है हमारा भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम जो है उसको आप लोग को यहां बनाना है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद आ जाता है टिहरी डैम। टिहरी डैम आप लोग को बनाना है उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद आ जाता है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम आप लोगों को बनाना है राजस्थान में, इस तरफ एमपी की साइड में। इसके बाद आ जाता है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट हुआ था, यानी नर्मदा नदी के ऊपर हुआ था। साथ ही साथ सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर जरूर बनाया गया था, लेकिन कौन से स्टेट में बनाया गया था, गुजरात। इसलिए गुजरात में मैंने यहां पे बना रखा है सरदार सरोवर डैम। अगला आ जाता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है ये ओडिशा के अंदर है, ये आप देख सकते हैं ओडिशा, और ये रहा आपका हीराकुंड डैम। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है नागार्जुन सागर डैम। देखिए नागार्जुन सागर डैम जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट देख रहे हैं ये है तेलंगाना, ये जो स्टेट देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश, इन दोनों की बॉर्डर पे पड़ता है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम इन दोनों की बॉर्डर पे पड़ता है, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई भी चलती रहती है। क्लियर हो गया। अगला डैम जो है वो तुंगाभद्रा डैम है, और जो तुंगाभद्रा डैम है ये कर्नाटका में पाया जाता है। देखिए आपको एग्जाम में डैम को प्लॉट करने को तो आता ही आता है, साथ ही साथ वो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा डैम कौन सी नदी के ऊपर बना है, आप ये बताइए। इसको याद करने की मैंने आप लोग के लिए एक ट्रिक बना रखी है, और वो ट्रिक ये है चाचा सेल लगी है, इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टिहरी पर, चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। ये जो ट्रिक है इसको मैं दो ग्रुप में बांटता हूं। सबसे पहला है चाचा सेल लगी है, CHA से बनेगा चेनाब नदी। चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट सेल से बना दिया सलाल प्रोजेक्ट। उसके बाद है सैटरडे का सेट से बना दिया सतलुज नदी, और सतलुज नदी के ऊपर बना है भाखरा नांगल डैम। उसके बाद आ गया है भागेंगे। भागेंगे से बनेगा भागीरथी नदी, यह है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है टिहरी डैम। क्लियर हो गया। तो चाचा सेल लगी है, इसलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टिहरी पर। यह होगी एक ट्रिक। फिर चंबल वाले राणा प्रताप, यानी कि चंबल नदी के ऊपर बना है राणा प्रताप सागर डैम। चंबल नदी के ऊपर बना है राणा प्रताप सागर डैम। और नासा को मैं दो ग्रुप में बांटता हूं। ना से आता है नर्मदा, ना से आता है नर्मदा, और SA से आता है सरदार सरोवर। तो नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर डैम। तो ये सारी नदियां और उनपे जो डैम बने हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। आशा करता हूं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर चैप्टर से आपसे पूछ लेता है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। बहुत इजी है। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट की जब बात करता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज बतानी है कि कौन सी जगह कॉमन है। आप इन दोनों मैप में देख सकते हैं, ये वाला व्हीट का है और ये वाला राइस का है। ये दोनों मैंने आपके सामने कर रखे हैं। देखिए व्हीट की बात करो चाहे राइस की बात करो, आपको एक दो स्टेट जो है दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे, वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। और यहां पर भी आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश और बिहार। एक स्टेट और आपको देखने को मिलेगा पंजाब, यहां पे भी आपको स्टेट देखने को मिलेगा पंजाब। तो 3 स्टेट कॉमन है। मैं हमेशा जब पढ़ता था तो सबसे पहले मैप में वो देखता था कि क्या कॉमन है। राइस हो चाहे व्हीट हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार,
पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मैप के अंदर आते हैं। तो आप ये तो याद करके आ जाइएगा, अगर राइस पूछे तो भी 3 प्लॉट कराना, वीट पूछे तो भी 3 प्लॉट करके आ जाना, नंबर छूटेंगे नहीं। अब अगर हम राइस की बात करें, आपको पता है राइस इज अ खरीफ क्रॉप, उगाने के लिए खूब सारा पानी चाहिए, इसलिए राइस जो है वो ज्यादातर इस वाले इलाके में उगाया जाता है जहां पे पानी बहुत है। वीट की बात करें, इट इज अ राबी क्रॉप, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो वीट जो है आपका इस वाले इलाके में उगाया जाता है जहां पे कंपैरेटिवली कम बारिश होती है। ठीक है, तो ये दो आपको स्टेट करने को आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 3 कॉमन स्टेट है, उनको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला आ जाता है एग्रीकल्चर चैप्टर से ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। आपको बताना है कि ये सारी लिस्ट दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेट इस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट। इसको याद करने की मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। सबसे पहला है शुगर केन। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खतरनाक है भाई साहब, शुगर केन गन्ने से मारते हैं लोगों को। तो जब शुगर केन की बात आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा और ये है आपका सामने उत्तर प्रदेश। फिर आ जाता है आपका टी। आप टी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, बच्चे को पता है कि टी फेमस है आसाम की। तो ये जो आप स्टेट देख रहे हैं, ये लंबा सा स्टेट, ये जो उधर जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, वो है आसाम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉफी। मुझे चाय बहुत पसंद थी, बहुत, मैं दिन में 7-8 चाय पीता था, लेकिन जब से मैं कर्नाटका आया हूं मैं सिर्फ कॉफी पी रहा हूं, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है और हर कोई कॉफी ही पी रहा है। तो क्योंकि मैं कर्नाटका आने के बाद कॉफी पीने लगा, ये है आपके सामने कर्नाटका, तीसरे नंबर पे कर्नाटका, यहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। इसके बाद आ जाता है रबर। भैया केरला वाले रबर की चप्पल पहन के घूमते हैं और गुस्सा आ जाए तो रबर की चप्पल से मारते भी हैं। तो 4th नंबर पे आ जाता है रबर, जो कि केरला के लोग हैं, रबर की चप्पल पहन के घूमते हैं लुंगी के नीचे। उसके बाद आ जाता है कॉटन। एक बार गया मैं महाराष्ट्र, मैंने उससे कहा भैया वड़ा पाव दे दो, मैंने उससे कहा भैया वड़ा पाव दे दो, लेकिन कान में लगाया हुआ था कॉटन। तो महाराष्ट्र वाले जो हैं वो कान में कॉटन लगाए हुए हैं, भाई साहब वड़ा पाव नहीं दे रहे सेठ सर को। इसके बाद आ जाता है जूट। मैं एक बार वेस्ट बंगाल गया तो जूट का बोरा बिछा के रसगुल्ला बेच रहा था। तो इसीलिए याद रखिएगा 6ठे नंबर पे है जूट, यानी वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो लोग जूट सबसे ज्यादा उगाते हैं। तो एग्रीकल्चर के मेजर प्रोड्यूसर ट्रिक्स के साथ बता दिया। अगर कोई चीज फिर से सुननी हो तो पीछे जाओ, फिर से देखो और वापस आ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात वो आपसे पूछ लेता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, नया चैप्टर। यहां से आपको एग्जाम में आती है आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस आपको नाम दे रखेगा और आपको बोलेगा इसको प्लॉट करो। सबसे पहले मयूरभंज हो गया, दुर्ग हो गया, बेलादिला हो गया, बेलारी हो गया और कुद्रुमेक हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भगवान का नाम लो, ओम। ओम, ओम। ओ से आता है ओडिशा और एम से आता है मयूरभंज। इसीलिए याद रखिएगा कि ओडिशा में आप ऊपर की तरफ बनाएंगे ये, वेस्ट बंगाल की तरफ वो है मयूरभंज। इसके बाद आ जाता है दुर्ग और बेलादिला। दुर्ग और बेलादिला ये दोनों की दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं। और पहले आप सभी को बता दूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था। ये जो आप स्टेट देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है हमारा मध्य प्रदेश। और पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था छत्तीसगढ़, यानी कि ये हमारा एमपी है और इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, ये इसका पार्ट था। तो इसीलिए याद रखिएगा एमपी के जस्ट नीचे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ये दोनों देखने को मिलेंगी, दुर्ग और बेलादिला। ऊपर आएगा दुर्ग और नीचे आएगा बेलादिला। ये देखिए, ऊपर आएगा दुर्ग और साउथ में आएगा बेलादिला। इसको याद रखने की मैंने ट्रिक बना रखी थी और वो ट्रिक ये थी डीबी, दैनिक भास्कर। दैनिक ऊपर आएगा, भास्कर नीचे आएगा, दुर्ग ऊपर आएगा, बेलादिला नीचे आएगा। फिर आ जाता है बेलारी। बेलारी आप लोग को 4th नंबर पे बेलारी, कर्नाटका में बेलारी है। और 5th नंबर के अंदर आ जाता है कुद्रुमुख। कुद्रुमुख जो है वो भी कर्नाटका के अंदर है, लेकिन ये थोड़ा सा समुद्र के पास है। क्लियर हो गया? ये सारी आपकी सारी हो गई आयरन और माइंस। क्लियर हो गया? आयरन और माइंस, कुद्रुमुख से सबसे ज्यादा आयरन को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से अगला मैप आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कोल माइंस। सारी कोल माइंस को आप लोग को प्लॉट करना है, ज्यादा नहीं है, 4 ही कोल माइंस हैं जिनको हमें प्लॉट करना है। सबसे पहला है रानीगंज, फिर है बोकारो, तालचेर और नेवल्ली। आइए इधर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रानीगंज की। तो यहां पर आप जो ये मैंने आपको बताया था पान के पत्ते वाला जो शेप है, ये इसकी जो टिप जहां खत्म होती है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा रानीगंज। अब सर ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है ना।
और आप हमें ये बता चुके हो कि ये जो पान के पत्ते वाला ये वेस्ट बंगाल है, और ये भी आप बता चुके हो कि ये वाला जो स्टेट है ये है ओडिशा। सर ओडिशा कब बताया? अरे पहले ही बता दिया था, हीराकुंड डैम ओडिशा नदी के ऊपर बना है, याद है ना? तो देखिए यहां पे आ जाइए, तो यहां पर छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ये है स्टेट झारखंड, ये स्टेट है झारखंड। और झारखंड में, झारखंड के बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा बोकारो। क्लियर हो गया? फिर झारखंड से नीचे आ जाएंगे, ये है ओडिशा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा तालचेर। और ओडिशा से भी नीचे आ जाए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी नीचे आ जाए तमिलनाडु, तमिलनाडु में अपने को देखने को मिलेगा नेवल्ली। तो भैया ये सारे वो मैप है जहां पे कोल माइंस पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑयल फील्ड्स की। ऑयल फील्ड्स बहुत इजी है, या तो ऑयल फील्ड आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी या फिर ऑयल फील्ड आपको वेस्टर्न घाट के पास देखने को मिलेगी। सबसे पहले आसाम की दो ऑयल फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, एक है दिग्बोई और एक है नाहरकटिया। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दिग्बोई की, दोनों की दोनों आसाम में, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले दिग्बोई आता है, आसाम के सबसे ऊपर चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट देख रहे हो, ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास चले जाओ तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा दिग्बोई, और दिग्बोई के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा नाहरकटिया। ये दोनों आसाम के अंदर है, याद रहेगा आप लोग को, दिग्बोई और नाहरकटिया। इसके बाद आ जाते हैं, अगला है मुंबई हाई, ऑब्वियसली बात है मुंबई के पास होगा ना मुंबई हाई, तो यहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के इधर पड़ता है मुंबई, और मुंबई से थोड़ा आगे जाओ तो समुद्र के अंदर बीचों बीच पड़ता है मुंबई हाई। मुंबई हाई के थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास आपको मिलेगा बसीन। बसीन भी हमारा एक ऑयल फील्ड है, यहां से भी ऑयल निकाला जाता है। ऑयल फील्ड मतलब वो इलाके जहां पे ऑयल है, हम लोग अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके वहां से ऑयल निकाल रहे हैं, तो ये हो गया बसीन। उसके बाद आ जाता है कलोल और अंकलेश्वर। कलोल और अंकलेश्वर ये दोनों की दोनों गुजरात में है, ऊपर की तरफ पड़ता है कलोल और नीचे की तरफ पड़ता है अंकलेश्वर। आपने देखा अंकलेश्वर जहां मैंने नोट कर रखा है, वहीं पर मैंने खेड़ा को भी प्लॉट किया था, वहीं मैं सूरत को भी प्लॉट कर रहा हूं, वहीं मैं अंकलेश्वर को भी प्लॉट कर रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इधर के पास ही प्लॉट होती है। मैप में आप एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते हो, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता हूं, और सीबीएसई वाले तुम्हें एक्यूरेट होने को कह भी नहीं रहे। उनका यह कहना है कि आप जहां है उसके कहीं आसपास भी प्लॉट कर दोगे तो हम आपको नंबर दे देंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने आप लोगों को कह दिया कि 6 नंबर पे अंकलेश्वर है और अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में, तो सर गुजरात तो ये पूरा स्टेट है। अगर मान लीजिए आपने यहां प्लॉट कर दिया और कह दिया ये अंकलेश्वर है, तो नहीं मानेंगे सीबीएसई वाले। उन्होंने कहा है अंकलेश्वर यहां पाया जाता है, तुम आगे पीछे थोड़ा आगे पीछे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं हो सकता, मैं खुद नहीं हो सकता एग्जैक्ट, जबकि मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये सारे इंडिया के ऑयल फील्ड से जहां पे ऑयल पाया जाता है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से अगला आपको आया जाता है वो है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट पाए जाते हैं? नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नामरूप की। तो जो नामरूप है, अगेन नामरूप की बात करें तो ये आसाम के अंदर पाया जाता है, आसाम के अंदर पाया जाता है नामरूप। आपने जहां दिग्बोई प्लॉट किया था उसके जस्ट बाजू में नामरूप आप कर सकते हो। सिंगरौली एमपी में आता है, और एमपी तो बहुत बड़ा है सर, कहां प्लॉट कर दें, यहां 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 कहां प्लॉट कर दें? सिंपल ही बात है, एमपी में यूपी साइड जाओगे तो वहां के लोग बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है एमपी में। अगर आप यूपी की साइड जाओगे तो ये एमपी है और ये है आपका यूपी। तो अगर एमपी से आप यूपी की साइड जाओगे तो बॉर्डर पे आपको मिलेगा सिंगरौली, यहां के लोग बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिंगरौली के लोग सिंगर हैं। इसके बाद आ जाता है रामागुंडम। रामागुंडम की बात करें तो रामागुंडम आप लोग को तेलंगाना में देखने को मिलेगा। तेलंगाना से आपको ज्यादा चीजें प्लॉट करने को नहीं आती, वो आपसे पूछ लेंगे हैदराबाद का एयरपोर्ट प्लॉट कर दो, कर देना, ये बीचों बीच में हैदराबाद का एयरपोर्ट भी है। आपको वो रामागुंडम बोल देंगे जो कि एक थर्मल पावर प्लांट है, और इसके अलावा वो आपसे नदी पूछ लेंगे जो मैंने आप लोग को बताई थी। तो ये 3 चीजें ही आपको तेलंगाना से आएंगी, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आ जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगेन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है नारोरा, फिर है काकरापारा, उसके बाद है तारापुर और फिर है कल्पक्कम। सिंपल है। नारोरा की बात करें तो नारोरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में यहां पर पड़ता है कानपुर और यहां पे पड़ता है नारोरा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले जाओगे तो नोएडा आ जाएगा, लेकिन नोएडा तक नहीं जाना, वहां के लोग गाड़ी में बैठा के मारेंगे तुमको। तो ये हो गया हमारा नारोरा। ठीक है, नारोरा के जस्ट नीचे आ जाता है काकरापारा।
काकरा पारा आपको वो लोग गुजरात वाले थेपला एपला खाते ना, है ना, तो उसी तरीके से काकरा पारा आपको एकदम ऐसा लगेगा गुजराती डिश का नाम है। तो भाई ये गुजरात है, और गुजरात में अगेन देखो, फिर से देखो, इधर ही प्लॉट कर रहा हूं मैं, यहीं पर मैंने खेड़ा भी प्लॉट किया था, यहीं मैं सूरत भी प्लॉट कर रहा हूं, और यहीं पे मैं अब आपके सामने काकरा पारा भी प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, तो खाकरा खाते हैं गुजरात के लोग, इसीलिए काकरा पारा जो है वो गुजरात में है। इसके बाद आ जाता है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है, मुंबई से जस्ट ऊपर आप प्लॉट कर दोगे आपका काम हो जाएगा। और फिर एक कलपक्कम, कलपक्कम जो है वो आपका तमिलनाडु में चेन्नई के पास पाया जाता है तलपक्कम। क्लियर हो गया, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। अगला जो चैप्टर जिससे मैप पूछे जाते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से सबसे पहले आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूछेंगे। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहां कहां है, तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में है, तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश और ये रहा इंदौर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो सीक्वेंस ही चलते हैं ना यार। सबसे पहले मुंबई, मुंबई तो बता बता के थक गया हूं, ये है महाराष्ट्र और ये है मुंबई, तो सबसे पहले आ गया मुंबई। उसके बाद आ गया है इंदौर, ओए होए होए, इंदौर जाओ, सराफा खाओ भाई, वहां के पोहा जलेबी खाओ, दिल खुश हो जाता है। यह है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में भोपाल है, और भोपाल के लेफ्ट साइड में आपको इंदौर देखने को मिलेगा, बोलो तारा रा। इसके बाद है सूरत, सूरत तो गुजरात में है, तब से बोलता आ रहा हूं, खेड़ा है, सूरत है, ये सारी चीजें एक ही जगह प्लॉट करनी है। इसके बाद है कानपुर, अगेन मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, उत्तर प्रदेश में यहां पे पड़ता है कानपुर। उसके बाद यहां पर पड़ता है नोएडा, लेकिन नोएडा तक जाना ही नहीं, सिर्फ कानपुर तक रुक जाओ, मेरी नानी के घर रुक आओ। और लास्ट में पड़ता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर मैंने यहां नीचे आपके सामने प्लॉट कर रखा है। तो ये था आपका सामने कॉटन टेक्सटाइल का। अगला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही आयरन एंड स्टील पार्ट्स कहां कहां पाए जाते हैं वो बताने। एक एक करके हम लोग सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सालेम। एक एक करके करते हैं। देखो दुर्गा माता की पूजा, भाई ये है ना, सारे टीचर्स आपको एक ही जैसा पढ़ाएंगे, सारे टीचर्स। भाई मैं जब से पढ़ रहा हूं तब से मैं यही सुनता आ रहा हूं, दुर्गा माता की पूजा सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में करी जाती है, इसलिए दुर्गापुर तो वेस्ट बंगाल में होना ही है। इसके बाद बोकारो और जमशेदपुर जो है ये झारखंड के अंदर है, तो ऊपर आएगा बोकारो और नीचे आएगा जमशेदपुर। झारखंड के अंदर जब भी आएगा, मैंने पिछली बार भी दैनिक भास्कर के हिसाब से ही बताया था, तो ऊपर वाला बोकारो है, नीचे वाला जमशेदपुर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा भिलाई, मध्य प्रदेश के साइड में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में प्लॉट करके आओगे वो है भिलाई। अगर बीचों बीच में प्लॉट करोगे तो ही तुम्हारी भलाई, क्योंकि बीचों बीच में है भिलाई। इसके बाद आ जाता है विजयनगर, विजयनगर आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर, और उसके बाद सालेम, सालेम आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के बीचों बीच में आप प्लॉट कराइएगा सालेम में, बस कोस्ट पे मत करना, बीचों बीच में करना, कोस्ट से दूर करना सालेम को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही आने वाला है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को कर दीजिए डोनोट, बहुत ही इजी है। सबसे पहला नोएडा, मैं आपको अभी बता रहा था, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा कानपुर, ये रहा नोएडा, बोलो तारा रारा। इसके बाद है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में है, तो यहां पर आप बना देंगे गांधीनगर। गांधीनगर अहमदाबाद आसपास ही है, ठीक है, तो अहमदाबाद वाला सत्याग्रह जहां प्लॉट किया था वहीं गांधीनगर कर दीजिएगा। मुंबई में आपको बार बार बता चुका हूं, देखो मुंबई बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं पूछ पूछ के आ रहा है, तो मुंबई तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैप पे कहां होता है। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का मैप है, और कोस्ट के पास पड़ेगा मुंबई, और कोस्ट से अंदर की तरफ जाओगे तो पड़ेगा पुणे। तो मुंबई और पुणे दोनों मैंने कर दिया। हैदराबाद में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहां पे मैंने इसको प्लॉट कर रखा है। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, कर्नाटका ये रहा, और ये रहा बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, यहां पे आ गया चेन्नई। और उसके बाद आ जाता है तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, तो ये आ गया तिरुवनंतपुरम। क्लियर हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, यहां पे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज पाई जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मेजर सी पोर्ट्स पूछ लेता है वो आपसे, सी पोर्ट्स जहां पे बड़े बड़े शिप्स रुकते हैं, जहां पे सामान लोड और अनलोड होता है। देखिए आप सभी को पता होगा, अगर आप इंडिया की वाटर बॉडी की बात करें तो इंडिया की वाटर बॉडी ये पाई जाती है, ये है इंडिया की वाटर बॉडी, ठीक है ना। अब आपको मैं सारे स्टेट्स बता देता हूं जो कोस्टल होते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, यहां पर आप जो देख रहे हो, ये जो स्टेट है ये है गुजरात, गुजरात के नीचे जाओगे ये है महाराष्ट्र, फिर ये छोटा सा स्टेट पड़ता है ये है गोवा, गोवा के बाद यहां पर आपको मिलेगा कर्नाटका,
कर्नाटका के नीचे आपको देखने को मिलेगा केरला, केरला के बाद ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ओडिशा, और ओडिशा के बाद पान के पत्ते की तरफ आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो ये सारे स्टेट जो हैं ये इंडिया के कोस्टल स्टेट है, यहां पे समुद्र पड़ता है। अब हर कोस्टल स्टेट के अंदर एक पोर्ट तो हो गई। आइए एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात का पोर्ट है कांडला पोर्ट। जब पार्टीशन हुआ था तो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया, तो हमें कांडला पोर्ट बनाना पड़ा ताकि हम लोग यहां पे ट्रांसपोर्ट कर सके सामान को। इसके बाद आ जाता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट सबसे ज्यादा बिजी पोर्ट भी हमारे वहां का, और इसका ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए कई पोर्ट बनाए गए। इसके बाद आ जाता है मर्मगांव पोर्ट। मर्मगांव पोर्ट गोवा के अंदर है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कर्नाटका में आ जाएंगे आप लोग, तो कर्नाटका के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, कहां गया मैंने मैरमगांव बता दिया, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा न्यू मैंगलोर पोर्ट। देखो कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर, लेकिन बैंगलोर में समुद्र नहीं है। अगर मैंगलोर आ जाए तो मैंगलोर समुद्र के पास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है कोची। कोची आपको केरला में देखने को मिलेगा, बीचों बीच में बना के आइएगा कोची को। इसके बाद आता है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन तमिलनाडु में है और ये इंडिया का सबसे साउथ का पोर्ट है, इसके नीचे कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इतना बड़ा पोर्ट है और सबसे साउथ का पोर्ट है, तो श्रीलंका को भी जब कोई बहुत बड़ा शिप मंगाना होता है तो उनके वहां भी इतना बड़ा कोई पोर्ट नहीं है कि इतना बड़ा शिप डॉक कर सके, तो वो लोग टूटीकोरिन पे डॉक करवाते हो, फिर वहां से सामान श्रीलंका जाता है। इसके बाद चेन्नई पोर्ट, चेन्नई तो आपको मैं बता ही चुका हूं। इसके बाद आपका विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। फिर पारादीप पोर्ट जो कि आपका इधर मौजूद है, पारादीप पोर्ट ओडिशा के अंदर मौजूद है। और उसके बाद है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है और कोलकाता पोर्ट, ये हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट ये दोनों की दोनों वेस्ट बंगाल में। कोलकाता पोर्ट आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा रिवराइन पोर्ट है जो नदी के बेसिन पे बना हुआ है। कोलकाता पोर्ट जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पे बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये सारे पोर्ट मैंने आप लोग को बता दिए। अगला आ जाता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आखिरी चैप्टर ज्योग्राफी का जिससे मैप आते हैं, उसमें सबसे पहला आपसे पूछ लेता है वो इंटरनेशनल पोर्ट्स के बारे में बताइए, एयरपोर्ट्स के बारे में बताइए। तो 6 एयरपोर्ट है, ये 6 एयरपोर्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, कई बार नाम से पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अमृतसर का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजा संसी श्री गुरु रामदास जी, ठीक है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ करिएगा। तो राजा संसी श्री गुरु रामदास जी जो है ये अमृतसर का एयरपोर्ट है। अमृतसर में जलियांवाला बाग भी हुआ था, तो आप एक बार याद कर लोगे 2 जगह यूज हो जाएगा। तो अमृतसर ये रहा। इसके बाद है दिल्ली का पोर्ट जिसे एयरपोर्ट जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। दिल्ली जो है ये यहां पर पाया जाता है, आप देख सकते हो ये है हमारा दिल्ली। उत्तर प्रदेश से आगे जाओगे ना तो आपको दिल्ली अलग से छोटा सा दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मुंबई। अगेन देखो मुंबई तो कितनी बार आ गया, और मुंबई के एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहा मुंबई और यहां का है एयरपोर्ट। फिर चेन्नई का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है मीनम्बक्कम एयरपोर्ट। यहां पे चेन्नई भी बहुत बार आ चुका है, तमिलनाडु के इधर है चेन्नई। इसके बाद है कोलकाता एयरपोर्ट जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, पान के पत्ते के टिप पर आपको मिल जाएगा कोलकाता का एयरपोर्ट। और लास्ट है हैदराबाद का एयरपोर्ट जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एयरपोर्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रहा तेलंगाना, और तेलंगाना के बीचों बीच में आपको मिल जाएगा हैदराबाद, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके सारे मैप्स जो आपकी एसएसटी की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 25 फरवरी को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है। 5 नंबर आपके यहां से हो गए। अब आप बच्चे आपके 75 मार्क्स। देखो अगर स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड से सिंपल चीज कुछ होती नहीं है। 5 नंबर के मैप आने हैं, ये पीडीएफ तुम याद कर लो, रट लो, 5 नंबर गए। कहीं कोई तुमसे छीन ही नहीं सकता ये 5 नंबर। तो इसीलिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फटाफट जाइए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ये पूरे सेशन की पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। तो टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।